हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को जैसे पता है कि मैं अपनी वीडियोस निकाल रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बिज़नेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स कराऊंगी, साथ में आप लोगों को पास्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। एंड गाइस मैं आप लोगों को सब कुछ ऐसे इस तरीके से बताऊँगी कि आप लोगों को बुक्स को पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनको बोल्ड कर रखा है, साथ में ही मैंने जो कंटेंट है वो सब कुछ इसमें कवर्ड अप किया है। तो गाइस आप पढ़ते पढ़ते मुझे सुनते सुनते आप लोग रीडिंग भी मार सकते हैं स्लाइड्स में। तो गाइस इस चीज़ को प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी 2021 की जर्नी बहुत अच्छी कीजिए। इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप लोग देखिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। तो गाइस हम लोगों ने कल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के कुछ टॉपिक देख लिए थे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये सब कुछ हमने कल देख लिया था, फीचर्स भी देख लिए थे, इंपॉर्टेंस भी देख लिए थे। ये हमारे पर्सन है, आप लोग सोच रहे होंगे कौन है भाई, हमने तो आज तक इसको नहीं देखा और ये कैसे आ गया हमारे कोर्स में। तो ये हमारे हेनरी फयोल है। हेनरी फयोल जिसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाऊंगी, तो देखने से आप लोगों को भी समझ में आएगा। ये वो इंसान है जिसने 14 प्रिंसिपल्स निकाले थे मैनेजमेंट के। अब तो याद आ जाएगा कौन है, हेनरी फयोल। मैं इसकी कहानी सुनाऊंगी। हेनरी फयोल वो पर्सन था जिसने अपना करियर स्टार्ट किया था कोल माइन इंजीनियरिंग कंपनी से। जब वो कंपनी में आए थे, ये एक इंजीनियर थे और एक कोल माइन कंपनी में आए थे। कोल माइन कंपनी में ये आए थे। अच्छा, ये पहले मैं एक बार पूरा हिस्ट्री इनकी शुरू से सुना देती हूँ। ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में हुए थे 1841 में। इतना आप लोगों को पूछेगा नहीं कोई, फिर भी बता देती हूँ। फ्रांस में बॉर्न हुए थे और ये इंजीनियर बने। इंजीनियर बन के इन लोगों ने कोल माइन कंपनी को ज्वाइन किया। तो कोल माइन कंपनी के ये इंजीनियर बने। उस टाइम वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही थी और कंपनी इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में थी। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स यूज़ किए कंपनी में, और पूरी कंपनी पे लेवल पे यूज़ किए, टॉप मिडल लोअर लेवल तीनों लेवल पे यूज़ किए। और साथ में इन्होंने 30 साल कंपनी को चलाया। 30 साल के बाद जब ये कंपनी से रिटायर हुए तो कंपनी बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आ गई थी। तो ये वही बंदे हैं जिसने 14 प्रिंसिपल दिए थे। फिलहाल आप ये याद रखना, हेनरी फयोल। अच्छा, पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा? पहला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लाना क्या इतना ईजी है? बिल्कुल ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि अगर आपको किसी को लाना होता है तो पहले या तो इंटरनली उसको रिक्रूट करो या एक्सटर्नली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, वेबसाइट पे डालो। अब एक जॉब के लिए 10 जने आएंगे, 10 का इंटरव्यू लो, फिर 10 में से एक को चूज़ करो, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब वो बंदा अगर 2 या 3 महीने हमारे यहाँ काम करेगा और चला जाए तो क्या हमें काम करना, हमें मज़ा आएगा ना उसको मज़ा आएगा। हम क्योंकि स्टार्टिंग में जो पर्सन आता है वो वेस्टेज बहुत करता है और वेस्ट करने की वजह से हम लोगों का स्टार्टिंग में आउटपुट कम होता है। तो जब वो बंदा 2 या 3 महीने में हम उसको काम सिखाएंगे, स्पेशलाइज करेंगे, वो छोड़ के चल जाए तो मज़ा थोड़ी आएगा काम करने का। तो यही बात बोलिए कि काम इस तरीके से करो, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से वर्किंग कंडीशन दो कि उसका टेन्योर स्टेबल हो। स्टेबिलिटी मतलब बना रहे हमारे साथ, सालों साल वो हमारे साथ बना रहे, तो वही होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। एम्प्लॉय शुड नॉट ट्रांसफर फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली। ना वो ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाए, ना उसको एकदम से उसकी जॉब को चेंज करो, उसकी जॉब को रोटेट भी मत करो। जैसे बैंक में होता है, कभी कोई कैशियर पे होता है, कभी कोई पासबुक पे होता है। एक ही पर्सन है, वो कभी कैश बुक पे बैठता है, कभी पासबुक पे बैठता है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये बोलता है कि एक पर्सन को एक काम करने दो और उसको स्टेबल रहने दो थोड़े टाइम तक, और वो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के ना जाए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये वो वाला ऑर्डर नहीं है कि हमने किसी को ऑर्डर दिया और उसको वो मानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जो चीज़ जहाँ रखी है वो वहीं से मिल जाए, और जो इंसान जहाँ बैठता है उसको वही डेली जगह मिले। एक बात बताओ, आज हमारी मम्मी किचन में काम करती है। अगर किचन में हमें कोई चीज़ चाहिए हो और वो चीज़, एक एग्जांपल ले लेते, जीरे का एग्जांपल ले लेते। अगर मुझे जीरा चाहिए
और जीरा एक ही जगह पड़ा होता है तो इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर जीरा अलग अलग जगह रख दिया जाए तो हम उसको ढूंढते रहेंगे, और जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो 1 घंटा लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक छोटे से घर में हर चीज़ जगह जगह पे रखने से काम सही होता है, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चीज़ों को अलग अलग जगह रख देंगे तो क्या होगा, मिलने में प्रॉब्लम होगी। और जिस पर्सन से हमें काम है अगर वो अलग जगह बैठेगा तो भी प्रॉब्लमेटिक होगी। इसका मतलब क्या है, चीज़ों को साथ में, लोगों को एक अरेंजमेंट करके रखो, एक ऑर्डर में रखो, जो चीज़ जहाँ रखी जाती है उसको वहीं रखो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखी जाए। लाइक कोई फाइल है तो उसको डेट्स वाइज या मंथली वाइज आप जैसे भी बाइफरकेट करना चाहो, ठीक है। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब जो इंसान जहाँ बैठता है उसको वहीं पे बैठा जाए, डेली उसकी जगह चेंज नहीं की जाए। 2 हो गए प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या समझते हो, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ रिलेशन एंड विथ अदर, मतलब मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपरली फॉर्मल आ जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए प्रॉपरली इनफॉर्मल आ जाए, क्योंकि अगर इनफॉर्मल मैनेजर हो गया ना, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए या हमारी टीचर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गई, तो आप लोग उनकी बात मानना बंद कर दोगे। क्यों, अरे यार ये तो बोलती रहती है, कुछ नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए, वही है डिसिप्लिन। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले आते हैं उसी चीज़ को, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ रिलेशन विथ अदर एंड कंप्लाई विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना और हर चीज़ को प्रॉपर कंडक्ट करना, मतलब प्रॉपरली रिलेशन होना चाहिए। ऑफिस में आना है तो क्या करके आना है, पंच करके आना है, पंच करके जाना है, ये रूल्स होते हैं, ये मानने पड़ते हैं, ये डिसिप्लिन है। आना है तो आप लोगों को यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, दैट इज डिसिप्लिन, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर, आगे आ जाते हैं। स्प्रिट दी कॉर्पस। स्प्रिट दी कॉर्पस क्या होता है, पहले क्या होता था ट्रेडिशनल फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सारे डिसीजन कौन लेता था, टॉप लेवल लेता था। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सारे डिसीजन कौन लेता था, टॉप लेवल लेता था। और टॉप लेवल एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, और वो क्या करता था, मिडिल लेवल को ऑर्डर देता था कि हाँ तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। इससे होता क्या था, टॉप लेवल तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट रख लेता था, लेकिन मिडल और लोअर लेवल नहीं रख पाता था। क्यों नहीं रख पाता था, क्योंकि वो कहता था कि यार हम पे तो सिर्फ ऑर्डर चलाया जा रहा है, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। तो इसका मतलब स्प्रिट दी कॉर्पस क्या बोलता है कि उनसे भी पूछो कि वो क्या चाहते हैं। जब भी हम सामने वाले से उसकी राय पूछते हैं तो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी कोई अहमियत है, मुझसे भी कुछ पूछा जा रहा है और वो अच्छे से काम करके दे सकता है, दैट इज अ स्प्रिट दी कॉर्पस। तो स्टेप टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से बांध के रखो कि उनको लगे हाँ हमें भी कुछ समझा जा रहा है, ग्रुप के मेंबर बना के रखो। क्लियर, मतलब जो भी डिसीजन लो, भले ही डिसीजन अपने हिसाब से लो, लेकिन टॉप लेवल जब भी अपने हिसाब से भी डिसीजन ले, एक बार तो सबसे पूछे ही पूछे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होते हैं, समान। समान का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को बराबर दिया जाए, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं हर चीज़ बराबर, जो इंसान जिसके लायक है उसको उतना दे दिया जाए, जो इंसान जिसके लायक है उसको उतना दे दिया जाए। देखना एग्जाम्पल, गर्ल्स भी करती है काम और बॉयज़ भी काम करते हैं, लेकिन बॉयज़ को कंपैरेटिवली गर्ल्स से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। क्यों दी जाती है, ये माना जाता है कि बॉयज़ जो है वो काम लंबे समय तक करेंगे, बॉयज़ हमारे साथ बने रह सकते हैं, हो सकता है गर्ल्स छोड़ के चल जाए, बॉयज़ रात को लेट तक भी काम कर सकते हैं, गर्ल्स हो सकता है ना भी करें, दैट मीन्स, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गर्ल्स जितना काम कम टाइम में कर सकती है उतना बॉयज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये मेंटेलिटी है, जो ज़्यादा घंटे काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी, जो कम घंटे काम करेगा कम सैलरी, काम तो बराबर ही कर रहे हैं ना, इक्वलिटी। तो इक्वल पर्सन है, अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एज, सेक्स,
रीजन के बिहाफ पे इनइक्वालिटी नहीं करनी, इक्वलिटी देनी। सिमिलर ट्रीटमेंट इज एश्योर्ड टू पीपल इन सिमिलर पोजीशन। सिमिलर पोजीशन मैंने ये नहीं बोला कि सबको इक्वल देना है, मैंने बोला जो जिसके लायक है। अगर दो लोग बराबर हैं तो उनको इक्वलिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। किसी को सैलरी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ और एम्प्लॉय से ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लूँ। एम्प्लॉय तो हमारा मशीन है और उससे ना सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करा लूँ और उसको सिर्फ 10 या 12,000 दे दूँ। और एम्प्लॉय क्या चाहेगा, मैं कम से कम काम करूँ और मुझे 50 to 60,000 आराम से मिल जाए। क्या पॉसिबल है? दोनों कॉन्फ्लिक्ट है। वो चाहता है काम ज़्यादा हो जाए और सैलरी कम दूँ, और एम्प्लॉय चाहता है कि काम कम करूँ लेकिन सैलरी ज़्यादा मिले। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, दो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल यही बोल रहा है कि जो इंसान जितना काम करे उसको उतना फेयर पे किया जाए। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, दो इंसान बराबर है तो इक्वल पे की जाए। नीचे वाला क्या बोल रहा है, जो इंसान जितना काम कर रहा है उसको फेयर पे किया जाए। दोनों प्रिंसिपल्स में डिफरेंस है। तो दो इंसान को बराबर पे किया जाए, दैट इज इक्वलिटी। लेकिन रेम्यूनरेशन क्या बोलता है, जो इंसान जितना काम करे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दो। क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉय को ढंग से पे करोगे, अगर उनको खुश रखोगे, तभी वो काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट निकालेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोशिश करो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, कोशिश करो कि एम्प्लॉय को इस तरीके से काम करवाओ कि वो आपस में मतलब खुद से मोटिवेट हो। इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉय एट ऑल द लेवल शुड बी अलाउड टू टेक इनिशिएटिव इन वर्क रिलेटेड मैटर। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ऑर्डर दो, उसको बोलो कि थोड़ा काम तो अपने हिसाब से भी कर सके, मतलब फ्रीडम देना, फ्रीडम देना उसको। इस तरीके से मोटिवेट करो, या फिर मोटिवेट छोड़ो, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि आप एम्प्लॉय को थोड़ा फ्रीडम दो वर्क में। अगर आप उनको काम करने में फ्रीडम दोगे तो उनको लगेगा हाँ हम पे एम्प्लॉयर बिलीव करता है। और अगर वो आप बिलीव करेगा, मतलब अगर आप हम किसी पे बिलीव करेंगे या एम्प्लॉय पे एम्प्लॉयर बिलीव करेगा तो एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा। दैट इज इनिशिएटिव। इंकरेज करो उनको, इनिशिएटिव इज लाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉय। अगर आप उनको फ्रीडम दोगे तो वो अपने आप मोटिवेट होंगे। अगर आप किसी पे जिम्मेदारी छोड़ोगे तो वो अपने आप काम करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना तो वो अपने आप काम करेगा। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं इसको। जो इंसान जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो काम दो। क्यों? ऐसे में वो काम अपने इंटरेस्ट से करेगा, आउटपुट ज़्यादा निकालेगा, वेस्टेज कम करेगा। और एक ही काम जब एक इंसान बार बार करता है तो आउटपुट अपने आप ज़्यादा आता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये बोल रहा है कि काम को बांटो और जो इंसान जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको उस काम में दो। लाइक एक सीए है तो सीए को थोड़ी बोल सकते हो आपकी एम्प्लॉय अपॉइंट करो, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक MBA बंदे की होती है। तो सीए को क्या काम दिया जाएगा, फाइनेंस का काम दिया जाएगा। सीएस को क्या काम दिया जाएगा, लॉयर का काम दिया जाएगा। MBA को कौन सा काम दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क उनको बांटो और जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको वो काम दो। देखो, एम्प्लॉय शुड बी असाइन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। एक इंसान को एक ही काम दिया जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, बार बार काम करेगा तो अपने आप स्पेशलिस्ट होगा। नेक्स्ट, 9th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बोलता है एक बॉस बाकी सारे एम्प्लॉय, एक बॉस बाकी सारे एम्प्लॉय। अब ध्यान से सुनना, एक बॉस और बाकी सारे एम्प्लॉय। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं एक छोटी सी दुकान की बात करूं तो छोटी सी दुकान पे आपने देखा होगा कोई कपड़े की दुकान है, उस कपड़े की दुकान पे 4 लड़के काम कर रहे हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं। अब वो 4 लड़के काम कर रहे हैं और बॉस क्या होता है, बड़े मजे से चेयर पे बैठा होता है और बिल काट रहा होता है, ठीक है। अब बॉस क्या करता है, बैठ के सबको वॉच करता है, या तो CCTV से करेगा या छोटी सी दुकान है तो वैसे भी कर लेगा। अब ऐसे में वो क्या कहेगा, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। ऐसे में एम्प्लॉय अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा। अपना दिमाग क्यों दौड़ाएगा, जब बॉस बोल रहा है ये कर तो वही करना पड़ेगा। दैट इज सेंट्रलाइजेशन, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे थोड़े से एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर अपने हिसाब से सारा काम करा सकता है, मेन पावर अपने हाथ में रख सकता है।
दैट इज सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो सेंट्रलाइजेशन का। मॉल होता है, उस मॉल्स में हम लोग जाते हैं तो मॉल्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई क्लीनिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो बहुत सारे लोग, या फिर कोई है ना वॉचमैन होता है बाहर खड़ा होता है, वो लोग क्या इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो डिसीजन ले सके? नहीं, बिल्कुल नहीं होते वो। अगर वो इतने पढ़े लिखे होते तो वो इतना काम कर रहे ही नहीं होते, क्लीनिंग का काम ही नहीं कर रहे होते। दैट मीन्स वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो खुद के डिसीजन ले सके, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कैसे लेके? वहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन चलता है। वहाँ पे एक मैनेजर होता है जो उन सबको ऑर्डर देता रहता है, और ऐसे में वो अपने आप ही सारे काम करते रहते हैं बिना अपना दिमाग दौड़ाए। जैसा मैनेजर बोलता है वैसा ही काम करना होता है। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन वहाँ काम करेगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल छोटा होगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम होंगे। तीसरा, जहाँ पे एम्प्लॉय अनएजुकेटेड होंगे, इलिटरेट होंगे, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन काम करेगा। अब आते हैं डिसेंट्रल। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन के कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? जब बॉस अपने हिसाब से काम करेगा, तो सारी पावर उसके हाथ में होगी, वो फास्टली डिसीजन ले सकेगा और सारे डिसीजन अपने आप ले सकेगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? हो सकता है एम्प्लॉय बॉस से भी ज़्यादा अच्छा काम करा सकता, लेकिन एम्प्लॉय को तो बोलने की टाइम नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय बोल ही नहीं सकता तो वो अपने डिसीजन भी नहीं बता सकता, ना ही अपना दिमाग दौड़ाएगा। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ वन माइंडी पर्सन मिलेगा, उसको मल्टीपल माइंड्स नहीं मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन का ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, वो तो सिर्फ वही काम कर रहा है जो उसका बॉस बोल रहा है, उसके खुद की कोई पर्सनल ग्रोथ हो नहीं रही। ये आ गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। दूसरा आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस को खाली अंबानी मिला के, अंबानी जो है, अंबानी की पूरी फैमिलीज, अगर मैं बोल दूँ अंबानी की पूरी फैमिली मिला के अगर संभाल ले रिलायंस, क्या संभाल सकती है? बिल्कुल नहीं संभाल सकती, क्योंकि उसका हेड ऑफिस मुंबई में, लेकिन उसके ब्रांच ऑफिस हर स्टेट, हर सिटी, और सिटी में भी कई सिटीज़ ऐसी है जिसमें 2 या 3 ऑफिसेज है। क्या पॉसिबल है वहाँ पे कि वहाँ पे अंबानी डेली आए और सब कुछ चेक करे? नहीं ना। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल बड़ा होता है वहाँ पे वो क्या करेगा, जो हेड ऑफिस है उसको तो वो खुद संभालेगा, लेकिन अपने अंडर में कुछ लोगों को रख देगा और बोलेगा कि तू मेरी जयपुर वाली ब्रांच संभालना, तू मेरी कोटा वाली ब्रांच संभालना, तू मेरी बैंगलोर वाली ब्रांच संभालना, एक को दिल्ली वाली दे देगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स बना देगा। अब वो ब्रांच मैनेजर्स अपने अंडर में कुछ डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, अलग डिपार्टमेंट बनाए, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसे। अब सेल्स का जो मैनेजर होगा वो अपने अंडर में 50 एम्प्लॉय अपॉइंट करेगा। परचेज का जो मैनेजर होगा वो अपने अंडर में 50 एम्प्लॉय अपॉइंट करेगा। प्रोडक्शन का जो मैनेजर होगा वो अपने अंडर में सारे एम्प्लॉयज होंगे। सेल्स वाले का काम क्या है? बेचना। और परचेज वाले का काम क्या है? खरीदना। तो हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में फ़ायदा ये होता है कि हमें मल्टीपल माइंड्स मिलते हैं, सिंगल माइंड नहीं मिल रहा। दूसरा फ़ायदा ये, जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। इसमें डिसएडवांटेजेस पहला ये आता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन लेवल पे रहा तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ होगी तो वो छोड़ के भी जा सकता है। दूसरा, डिसीज़न लेने में टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और ये कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमारे हेनरी फ्योल ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ना तो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इसके मिडल अपॉइंट करो। हेनरी फ्योल ये बोलता है कि अगर आपने ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किया तो वो भी बहुत गलत है, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया वो भी गलत है। जो मेन डिसीजन है जिससे आपकी गुडविल ख़राब होती है, जिससे आपका फाइनेंस अफेक्ट करता है, गुडविल के डिसीजन, बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, वो सब टॉप लेवल करें और वो सेंट्रलाइजेशन रखा जाए। और जो छोटे छोटे रूटीन डिसीजन है उसको डिसेंट्रलाइजेशन करें। तो उसने बोला दोनों में कोऑर्डिनेशन करो, ना तो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, ना दो ना डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 10th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब क्या है ये प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
और आप लोग को पता है इंडिया का कल्चर कि एम्प्लॉयज़ को इंडिया में दिवाली पे कुछ बोनस दिया जाता है। अब क्या हुआ, रिलायंस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस में पैसे नहीं दिए, मिठाई नहीं दी, कंपनी के शेयर दे दिए और क्या बोला कि आज मेरे शेयर मार्केट में 500 रुपये के चल रहे हैं, कितने, 500 के, कितने, 500 रुपीज़ के, मैं तुमको 100 रुपीज़ में दे देता हूँ, कितने का फ़ायदा हुआ एक एम्प्लॉय को, 400 का, दैट इज़ बोनस। ठीक है, 400 रुपये जो फ़ायदा हुआ एम्प्लॉय का वो बोनस हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन रिलायंस ने बोला कि मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि 1 साल तक तुम वो शेयर नहीं बेच सकते। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ जब एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि आज शेयर 500 रुपये का है, कितने रुपये का है, 500 रुपये का, आज अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 400 रुपये, क्योंकि अभी 100 का मुझे मिला है और 400 का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं बेच सकता। अब मैं 1 साल इतने अच्छे से काम करूँगा कि मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी हो जाए, 1000 हो जाए, ताकि मुझे 400 की जगह 900 का काम करे। आ गया उसका पर्सनल इंटरेस्ट, आ गया उसका पर्सनल इंटरेस्ट। कैसे आ गया, उसको लालच दी गई कि ये शेयर तेरा है भाई, ये कंपनी तेरी है। अब उस शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए कंपनी के लिए काम करेगा। अब कंपनी के लिए काम करेगा तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी अपने आप ग्रोथ हो गई। उसके इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कंपनी के पूरे इंटरेस्ट से मिल गया ना, क्लियर। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इस तरीके से मिला हो कि अपने आप ही वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बराबर हो जाए। ऐसे में वो क्या करेगा, अपने आप ही काम अच्छे से करेगा। तो कोशिश करो कि ऐसा हो जाए। लेकिन कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए ये शेयर्स, हमें शेयर्स वेयर्स नहीं चाहिए, हमें कैश दे दो आप, 400 रुपये, ख़त्म करो बात। तो ऐसे में अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेम नहीं हो पाता और उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रीफाइस नहीं करेगा। क्योंकि एक इंडिविजुअल अकेला है, ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है। तो अगर कोशिश पहले ये करो कि दोनों का इंटरेस्ट रिकंसाइल हो सके। अगर नहीं हो सकता तो आपको इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। वही बात ये बोल रहा है, द सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट अगेन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट प्रोवाइड ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट टू द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का वर्किंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी अगर इंडिविजुअल सेक्रीफाइस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सोचना है। पहले तो कोशिश करो रिकंसाइल हो जाए, और नहीं हो पाता तो ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 11, स्केलर चेन। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी लाई हूँ। क्या है, ऊपर देखो थोड़ा सा कट गया है, ए, ऊपर हमारा ए बैठा है, ए मतलब टॉप लेवल बैठा है। ए किसको ऑर्डर देगा, ई को देगा, एफ को देगा, और मतलब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर बी को देगा, सी को देगा, डी को देगा। एक उस राइट साइड का अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर नीचे आ रहा है, और लेफ्ट साइड का देखो तो ऑर्डर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर मेरे राइट हैंड साइड का देखूँ तो ऑर्डर नीचे आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड का देखूँ तो ऑर्डर ऊपर जा रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आपको बॉस को अगर कोई काम देना है तो ए है, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, और सी डी को बोलेगा, और डी ई को बोलेगा। अगर ई को कुछ प्रॉब्लम है तो ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, और बी वापस ए को बोलेगा। ऐसे ही जाएगा, मतलब हर काम पूरा सिस्टमेटिक वे में जाएगा। ई को प्रॉब्लम है, ए से बात करनी है, वो डायरेक्ट ए के पास नहीं जा सकता, उसको बी सी डी के बीच से गुजर के ही जाना पड़ेगा। दैट इज स्केलर चेन बोलता है एक ऑटोमेटिक वे में चेन चाहिए, हमें पूरी सिस्टमेटिक वे में चेन चलाएंगे और ऐसे ही ऑर्डर जाएगा, और ऐसे ही ऑर्डर जाता है, डाउनवर्ड जाता है। और कोई भी अगर ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, या ऑर्डर का कंप्लीशन बताना है तो वो ऊपर इस तरीके से जाएगा। लेकिन स्केलर चेन की एक प्रॉब्लम है, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ए बी को बोलेगा, बी सी को, सी डी को, और डी ई को। दूसरी बात, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तीसरी बात, ऐसे में टाइम भी लगेगा, कॉस्ट तो लगेगी। लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम है तो कैसे होगा,
और कई बार बीच में इंफॉर्मेशन खा जाते हैं। आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, मैं उसके कान में बोलूँगी, मैं उस आगे, वो आगे उसके कान में बोलेगा, वो आगे उसके कान में बोलेगा, तो ऐसा होता है आधी बात बीच में कट जाती है। वो बात यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक चीज़ आई गैंग प्लैंक। ये क्या बोलता है कि अगर कोई काम अर्जेंट है और आप रुक नहीं सकते, वैसे सिस्टमेटिक वे में ही चलना है, सब कुछ तरीके से ही बताना है पूरा। अगर ऑर्डर है तो ऊपर से जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नीचे जाएगी और पूरे तरीके से आएगी। लेकिन अगर कोई अर्जेंसी आ जाए और आपको अचानक से टॉप लेवल से बात करनी है तो लोअर लेवल टॉप लेवल से बात कर सकता है थ्रू गैंग प्लैंक। मतलब आप चेन तोड़ भी सकते हो। ये किसने दिया है? हमारे टेलर ने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया। टेलर बोल रही हूँ, हेनरी फ्योल ने दिया। फ्योल ये बोलता है कि आप ये चेन बीच में तोड़ भी सकते हो अगर आपकी अर्जेंसी आ जाए तो, वैसे नहीं तोड़ना। दैट इज स्केलर चेन का कंसेप्ट। नेक्स्ट, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल नंबर 12। अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू कमांड, मतलब दूसरों पे ऑर्डर चलाना क्या होता है? राइट होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर दूसरे हमें काम दे रहे हैं तो हमें काम करना है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अथॉरिटी क्या होती है? ऑर्डर देना, मतलब कमांड चलाना। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर हमें काम दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो काम पूरा करना। अब क्या हुआ? अथॉरिटी क्या होती है? राइट होता है। डिफरेंस सुन लेना, अथॉरिटी क्या होती है? राइट होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है आपकी। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जाती है, बड़े ही छोटों को ऑर्डर देते हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है, छोटे ही काम को पूरा करते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम का क्या गई? अथॉरिटी, और बॉटम टू टॉप क्या गया? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी बात, अथॉरिटी हमेशा टॉप लेवल के पास होती है, ठीक है। अथॉरिटी बांट दी जा सकती है, हम अपना काम दूसरे को दे सकते हैं, ऑर्डर देने का हक दूसरे को दे सकते हैं। ये आगे आएगा टॉपिक, थोड़ा सा मैं आगे और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन एक बार सुन लेना कि अथॉरिटी बांट सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आप बांट नहीं सकते, रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट नहीं सकते। अथॉरिटी, अच्छा, किसी इंसान के पास, एक बार दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अथॉरिटी टॉप लेवल के पास होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल के पास होती है। अथॉरिटी राइट टू कमांड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है। अथॉरिटी टॉप टू लोअर लेवल जाएगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर टू टॉप ही जाएगी। अगर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, वो हमेशा दूसरों को ऑर्डर देता है, हमेशा मतलब ऑर्डर चलाता रहता है, तो ऐसे में वो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं तो बॉस हूँ और मेरे तो सब सुनेंगे। घर में भी आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है, या आस पड़ोस में भी आप ऐसा देखते हो, कोई ऐसा इंसान होता है जो हमेशा ही हमारे पे ऑर्डर चला रहा होता है। तो ये तो गलत है ना। हम कितनी बार सुनेंगे? एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार तो हमारा मन करेगा ना यार बोल दो इसको। मतलब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अगर उसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए, बेटा 12th भी तेरे को पास करनी है, मार्क्स भी तेरे को अच्छे लाने, तेरे सारे कपड़े भी तू ही धोएगा तेरे सारे कपड़े भी तू धोएगा, तेरे सारा खाना भी तू ही बनाएगा, सब कुछ घर का काम भी तू ही करेगा, तो हम ओवरबर्डन हो जाएंगे ना। ऐसे करके बैठेंगे माता। क्यों? क्योंकि इतना सारा काम एक अकेला इंसान कैसे कर सकता है। तो अगर एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। मतलब टू मच अथॉरिटी से इंसान प्राउड में आ जाता है, और टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आया होगा। अब एक बात और सुनना, किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो क्या काम? अगर मैं आज आपको बोलूँ कि तू 4 लोगों को ऑर्डर दे दे, लेकिन ऑर्डर सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो काम का है क्या वो ऑर्डर? और अगर किसी इंसान को बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो वो ऐसे भी ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इसमें बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस होना चाहिए, टू ना तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी। ये भी किसने बोल रहा है? हेनरी फ्योल ने बोला है। ये फुल रेस्पॉन्स, मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? ध्यान से सुनना।
एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए यहाँ बैठा है, बेचारा यहाँ बैठा है। मिस्टर ए से दो जने ऑर्डर देने वाले हैं, यहाँ से बी उसको ऑर्डर दे रहा है, यहाँ से सी उसको ऑर्डर दे रहा है। बी की सुने या सी की सुने, ये दोनों ऐसे ऊपर बैठे हैं उसके, और मिस्टर ए बेचारा नीचे बैठा है। तो ऐसे में मिस्टर ए पागल हो जाएगा। मिस्टर बी काम बोलेगा तो मिस्टर सी बोलेगा वो मत कर, पहले ये कर ले, और मिस्टर सी काम बोलेगा तो मिस्टर बी बोलेगा पहले वो कर ले। इसका मतलब मिस्टर ए पागल हो जाएगा, या दोनों को पागल बना देगा। दोनों को पागल कैसे बना देगा? ए को अगर बी ऑर्डर देगा तो बी को बोलेगा अभी सर रुक जाओ मैं सी का काम करूं, और सी ऑर्डर देगा तो बोलेगा कि नहीं मैं बी का काम करूं। ऐसे आपस में वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी उन दोनों के बीच में। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, फ्रियोल बोलता है कि एक पर्सन एक ही इंसान का ऑर्डर सुने, मतलब एक सबऑर्डिनेट के लिए एक बॉस ही ज़रूरी है। एक बॉस के लिए बहुत सारे सबऑर्डिनेट चलेंगे, लेकिन एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। वापस सुनना, बॉस के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट चलते हैं, लेकिन एक बॉस के लिए एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। बॉस के अंदर बहुत सारे चलते हैं, लेकिन जो हमारे सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि यूनिटी रहे, वो सिर्फ एक ही इंसान का ऑर्डर सुने और ढंग से काम करे। क्लियर? अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो ये तो सोचेंगे हम तो अपना काम करें। सेल्स वाला बोलेगा मैं तो सिर्फ सेल्स करूँगा। अरे तू सेल्स कब जब कैसे करेगा जब तक काम प्रोडक्शन नहीं होगा। और प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं तो सिर्फ दमादम प्रोडक्शन करूँगा। अरे जब तक परचेज नहीं होगा तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब मिले हुए हैं, तो ये काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मतलब दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक गोल पे काम करना। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बोल रहा है सब मिलके एक डायरेक्शन हो जाए, कमांड बोलता है एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, 10 बॉस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हमारे फ्रियोल के सारे प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। गाइस इसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी केस स्टडीज़ मैं कराऊंगी और उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। तो बहुत सा पहले एक बार ध्यान से पढ़ना, एक बार तो सारा रीड मारना, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जो बोल्ड किया है, ब्लू किया है और रेड किया है उसको अच्छे से पढ़ना। सारे प्रिंसिपल्स हैं, आपने अपने हेनरी फ्रियोल को भी दे रखा है, ये फादर है मॉडर्न मैनेजमेंट के। और अभी आपके एमसीक्यूज भी आते हैं तो पूछ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्रियोल। कहाँ के हैं ये? फ्रेंच के थे, और इन्होंने कोल माइन इंडस्ट्रीज में काम किया था, जो कि बहुत पीछे चल रही थी। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आगे की वीडियो में हम लोग टेलर के बारे में पढ़ेंगे, टेलर क्या करता है वो देखेंगे। फ्रेडरिक टेलर है उनका पूरा नाम। लेकिन आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिकॉज अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करेंगे मेरी वीडियोस तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को बनाने का। ओके, थैंक यू।